वेलकम टू 1mg फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसका इलाज क्या है। तो इस वीडियो में सब कुछ हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खून की कमी यानी एनीमिया। तो एनीमिया क्या है? खून की कमी, जिसे मेडिकल भाषा में एनीमिया कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिका या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य शरीर में विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान, कमजोरी या चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत होना जैसी समस्याएं आती हैं। अब बात करते हैं खून की कमी जो है किस कारण से होती है। तो खून की कमी का सबसे आम कारण आयरन की कमी है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया हो जाता है। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी खून की कमी हो सकती है। ये दोनों विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा कारण है रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग। यदि किसी कारण से शरीर से अत्यधिक खून यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग बह जाता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, या रक्तस्राव किसी चोट, सर्जरी, मासिक धर्म या पाचन तंत्र से होने वाले रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग के कारण हो सकता है। इसके अलावा एक और भी कारण है आनुवांशिक कारण, जिसे जेनेटिक्स भी बोलते हैं। कुछ मामलों में एनीमिया रोग यानी एनीमिया डिजीज का कारण आनुवांशिक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों में खून की कमी हो जाती है। एक और कारण है कैंसर और अन्य बीमारियां, जैसे कि कुछ कैंसर, खासकर रक्त कैंसर और क्रोनिक किडनी डिजीज जैसी बीमारियों के कारण भी खून की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं खून की कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखता है इसमें थकान और कमजोरी। और क्या होता है, शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण हमेशा व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है और उसको काम करने का मन नहीं करता है। चक्कर आना और सिर दर्द होना। खून की कमी से अक्सर चक्कर आना और सिर दर्द की समस्या भी होती है। ये लक्षण खासकर तब महसूस होते हैं जब आप अचानक खड़े होते हैं या कोई शारीरिक श्रम करते हैं, यानी कोई शारीरिक काम करते हैं या चलते फिरते हैं, तब होती हैं ऐसी। जब शरीर में खून की कमी होने लगती है तो त्वचा और नाखूनों का रंग पीला पड़ जाता है और ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। और जो है, खून की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और खासकर जब आप कोई भारी काम कर रहे होते हैं तब सांस लेने में दिक्कत आती है। और भी लक्षण हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज होना। खून की कमी से दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करने के कारण होता है। और इसमें हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि खून की कमी के कारण शरीर के अंगों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और जो है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता में कमी भी बोलते हैं। खून की कमी से मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की कमी आ सकती है और याददाश्त कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो होता है विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाने से विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा होता है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें होता क्या है, विटामिन की कमी की वजह से पर्याप्त RBC यानी रेड ब्लड सेल नहीं बन पाता। इसमें जो है RBC की क्वांटिटी कम बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। उसके बाद आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, यानी रेड ब्लड सेल का जल्दी ब्रेक डाउन होता है, यानी बनता तो है लेकिन वो ब्रेक डाउन जल्दी होता है, यानी मैच्योर होने से पहले ही वो डेड हो जाता है। उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो है जॉन्डिस वगैरह के केस में देखने को मिलता है।
अब आता है एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, तो जो बोन मैरो है उसमें समस्या आ जाने की वजह से पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है और यदि बोन मैरो में कोई समस्या हो जाता है तो फिर ब्लड का निर्माण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आरबीसी का काउंट और हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है। तो सही से नहीं बन पाता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन, तो इसकी वजह से भी हो जाता है एनीमिया, जिसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। अब आता है सिकल सेल्स एनीमिया, यानी रक्त में अत्यधिक संख्या में अर्धचंद्राकार यानी हाशिए के आकार की लाल रक्त कोशिकाओं के होने से उत्पन्न ये एनीमिया होता है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल्स एनीमिया। क्योंकि सिकल सेल्स जो एनीमिया होता है उसमें आरबीसी का जो शेप होता है वो चाँद की तरह दिखता है, या बोल सकते हैं हाशिए के आकार का दिखता है। तो ब्लड में अत्यधिक संख्या में ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सिकल सेल्स एनीमिया। और जो है थैलेसीमिया और मलेरिया या किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से भी एनीमिया होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो भी आपको जो है एनीमिया हो सकता है, क्योंकि जो है मलेरिया के पैरासाइट जो होते हैं आरबीसी पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। दूसरी क्रोनिक डिजीज की वजह से जैसे ल्यूकेमिया, कैंसर, तो इन सब की वजह से एनीमिया हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे और क्या ब्लड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर एनीमिया का लक्षण आपको दिखता है, जैसे कमजोरी, थकान महसूस होना या चक्कर आना, या जो एनीमिया का लक्षण मैंने बताया है वो दिखता है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के देखरेख में ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो इसके लिए जो ब्लड टेस्ट होता है तो वो होता है सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन देखा जाता है और आरबीसी देखा जाता है और पीसीबी भी देखा जाता है, जिसको बोलते हैं पैक्ड सेल्स वॉल्यूम, तो ये भी देखा जाता है। या तीनों को अलग से भी टेस्ट करा के देख सकते हैं, आरबीसी, एचबी या पीसीबी, तो ये अलग से भी टेस्ट कराया जाता है। और तीनों का लेवल यदि कम होता है, आरबीसी भी कम है, एचबी भी कम है या पीसीबी भी कम है, तो हम एनीमिया मान सकते हैं। सिर्फ एक के कम होने से वैसे एनीमिया नहीं मान सकते हैं जनरली। यदि एक कम होगा तो तीनों का वैल्यू कम होता है, और यदि बढ़ेगा तो तीनों का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आयरन की कमी के लिए जो होता है वो होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट, जिसको TIBC टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सब टेस्ट होता है। अब बात करते हैं खून की कमी से बचाव के उपाय यानी प्रिवेंशन। तो इसमें क्या क्या बचाव कर सकते हैं कि आपको खून की कमी ना हो, और यदि खून की कमी है तो उसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले स्वस्थ वर्धक आहार लें, यानी हेल्दी डाइट आप खाएं, जिससे खून की कमी से बचने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर आहार का सेवन करें। और हरी पत्तीदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट, दालें और अनाज का सेवन करें। उसके बाद नियमित जांच कराएं, यानी खून की कमी को पहचानने के लिए कि आपको खून की कमी है कि नहीं है, तो उसको रेगुलर जांच कराते रहें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको खून की कमी है या नहीं है, तो उसी के आधार पर आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। और शरीर की सफाई का ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा जा सके जो खून की कमी का कारण बनते हैं। और जो है धूम्रपान और शराब का सेवन खून की कमी को बढ़ा सकता है, इनसे बचें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और व्यायाम और योग भी करें, क्योंकि नियमित व्यायाम और योग से शरीर में रक्त परिसंचरण बेहतर होता है, जिससे खून की कमी का खतरा कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में, कि एनीमिया का इलाज कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दिया जाता है। तो पहला पॉइंट है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा सिरप है जिसको HB लेवल बढ़ाने में सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो आर्बिटोन सिरप और ओरोफर XT दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। बट आर्बिटोन क्या है कि ज़्यादा गर्मी करता है, आप ओरोफर XT सिरप ले सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको ओरोफर XT में देखने को मिलेगा। इसको कैसे चलाना है, तो 10 ml BD सुबह और शाम, और गैस की दवा साथ में लेना है, क्योंकि आयरन का सिरप आप लेंगे तो गैस बनेगा, तो इसलिए आपको गैस की दवा साथ में लेना है। तो ये हमने समझ लिया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरे पॉइंट में केवल दवा से कैसे HB लेवल आप बढ़ा सकते हैं, तो वो कौन सी दवा है, तो उसमें आपको क्या देना है।
तो ऑर्ट्रिन एक्सटी टैबलेट, ये एक ही टैबलेट काफ़ी है एचबी लेवल को बढ़ाने के लिए। एक गोली इसको रोज आप देंगे, पेशेंट का एचबी लेवल बढ़ जाएगा, खून शरीर में जल्दी यानी 10 दिन में बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और तीसरा पॉइंट है कि वो कौन सा इंजेक्शन है जो कि 40 से 50 रुपए का इंजेक्शन है और एचबी लेवल आपका बढ़ जाएगा और पेशेंट का एचबी लेवल आसानी से बढ़ जाएगा। तो वो है इंजेक्शन इंफेरॉन। इंफेरॉन इंजेक्शन को आप एक इंजेक्शन अल्टरनेट दे करके किसी भी पेशेंट का जिसका एचबी लेवल ज़्यादा कम है तो 10 इंजेक्शन आप लगवा दीजिए। एक इंजेक्शन एक दिन छोड़ करके लगाना है, कमर पर नहीं लगाना है। 10 इंजेक्शन लगवा दीजिए। 10 दिन में आप देखेंगे कि कम से कम 2 से 3 ग्राम एचबी लेवल जरूर बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। फोर्थ पॉइंट है कौन सा आईवी ड्रिप आपको लेना है। तो आपको लेना है हीमासिल। तो हीमासिल में आपको गलती नहीं करना है कि कोई भी इंजेक्शन हीमासिल के अंदर नहीं मिलाना है, नहीं तो हीमासिल का रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हीमासिल आप चढ़ाएं तो स्लो चढ़ाएं। कम से कम 4 से 5 घंटे में एक हीमासिल को चढ़ाया जाता है और काफ़ी स्लो चढ़ाया जाता है। हीमासिल चढ़ाएं बट उसमें कोई भी इंजेक्शन ना मिलाएं। हीमासिल कैसे दे सकते हैं, तो एक अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ करके आप हीमासिल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के। अब इसके बाद समझना है कि बिना दवा के कैसे आप एचबी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो चना और गुड़ का सेवन और किशमिश का सेवन करें। चना और गुड़ को सुबह फुला के खाएं और किशमिश को ऐसे भी खा सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। इससे क्या होता है, एचबी लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो दवा के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो अगर किसी पेशेंट का 4 से 5 ग्राम एचबी लेवल है तो क्या ट्रीटमेंट आपको देना है, तो कौन सा इंजेक्शन आपको देना है और कितने दिन पर देना है और कब कब देना है। तो इंजेक्शन हेम्फर को आप इस्तेमाल करेंगे। तो हेम्फर इंजेक्शन से क्या होगा, एक इंजेक्शन उनको जो है कि 100 ml NS में हेम्फर इंजेक्शन डालकर उनको चढ़ाएं और एक इंजेक्शन पेंटॉप उनको लगाएं हेम्फर इंजेक्शन देने से पहले, क्योंकि आयरन जो है गैस बनाता है। तो सबसे पहले उनको पेंटॉप इंजेक्शन लगा दीजिए, उसके बाद हेम्फर इंजेक्शन आप उनको NS में डालकर चलाइए। तो एक दिन छोड़कर 5 इंजेक्शन उनको आप चढ़ाइए। उसके बाद फिर एचबी लेवल चेक करवा कर देखिए कितना बढ़ा हुआ है। अगर नहीं बढ़ा है तो 5 इंजेक्शन और चढ़ाइए। तो 10 इंजेक्शन आप चढ़ाइए तो पेशेंट का एचबी लेवल निश्चित ही मेंटेन हो जाएगा। तो 2 या 4 ग्राम तो जरूर ही बढ़ जाएगा। 10 दिन में देखेंगे 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम 10 इंजेक्शन लगाने में 20 दिन समय लगेगा। अब तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ये सभी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जिससे एचबी लेवल बढ़ाया जा सकता है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब पॉइंट 7 की बात करें तो अब इसमें समझिए कि पेशेंट का एचबी 4 से 5 ग्राम है तो केवल इंजेक्शन लगाने से ही नहीं होगा। अगर एचबी लेवल आपको फर्स्ट ग्रो करना है तो उसके साथ आपको क्या करना होगा, साथ में ओरोफर एसटी सिरप उनको दे दीजिए 10 ml सुबह 10 ml शाम को। और आयरन इंजेक्शन जो है हेम्फर जो हमने बताया है, तो इंजेक्शन हेम्फर को आप एक दिन छोड़ करके लगाना है। 10 इंजेक्शन चलाइए ज़्यादा एचबी लेवल कम है तो, और साथ में ओरोफर एसटी सिरप चलाइए और साथ में गैस की दवा भी चलाइए। और इसमें आपको जो मैंने किशमिश चना और गुड़ वाला ट्रीटमेंट बताया हुआ है तो उसको आप इस्तेमाल करिए। तो आप देखेंगे 10 दिन बाद एचबी लेवल चेक करा के तो पेशेंट का एचबी लेवल निश्चित ही बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक ट्रीटमेंट ये भी जान लीजिए कि जो पेशेंट ये चाहता है कि हमको बोतल नहीं लगाना है या पेशेंट के कोई और भी कारण हो सकते हैं बोतल ना लगाने के, तो उसका एचबी लेवल आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंजेक्शन इंफेरॉन एक इंजेक्शन एक दिन छोड़ करके 10 दिन के लिए आपको लगाना है। और साथ में आपको कौन सी दवा देनी है, तो आपको देना है टैबलेट ऑर्ट्रिन एक्सटी और साथ में गैस की दवा भी ऐड कर दीजिए और बी कॉम्प्लेक्स पॉलीबियान एल दे सकते हैं। पॉलीबियान एल सिरप 10 ml दिन में 3 बार आपको देना है। और इंफेरॉन इंजेक्शन को तो आप समझ ही गए हैं कि एक दिन छोड़ के आपको देना है।
और कोई पेशेंट अगर सिरप ही लेना चाहता है तो कौन सा बेस्ट सिरप देंगे जिसमें खून बढ़ जाएगा। और कोई पेशेंट ऐसा है जो दवा ही लेना चाहता है, टैबलेट ही लेना चाहता है, तो वो कौन सा टैबलेट है जिससे कि पेशेंट का HB लेवल बढ़ जाए। और कोई पेशेंट ऐसा चाहता है कि कोई भी दवा ना लें तब भी हमारा HB लेवल बढ़ जाए। तो इन सब ट्रीटमेंट को हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल बाय डिटेल जान लिया है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।